आर्थिक संकट की गूंज। सरकार बची तो आर्थिक दिवालियेपन की सुर्खियां नया संकट ले आया। देने को न सैलरी न पेंशन। मुद्दा बना कर्मचारियों का सैलरी और पेंशन का रुक जाना। मानसून आपदा, समेज में दिल दहला देने वाला फिर मौत का मंजर। साल 2024 में सुखविंदर सरकार को चौतरफा आर्थिक प्रबंधन में बुरी तरह फेल हो जाने के विपक्षी आरोपों ने घेरे रखा। सरकार की सबसे बड़ी फजीहत तब हुई जब कर्मचारियों की तनख्वाह महीने की 5 तारीख और पेंशन को 10 तारीख को देने का फैसला सामने आया। सुक्खू सरकार इसे फाइनेंशियल प्रूडेंस के नाम पर लिया गया राज्य हित में फैसला करार देती रही, मगर सरकार पर निष्ठुर अंदाज में हमलावर भाजपा ने इसे राज्य में छाए आर्थिक दिवालियापन करार देकर देश भर में आर्थिक प्रबंधन की विफलताओं का डंका बजा दिया। इस गीत को कब तक गाते रहेंगे? अगर मैं भी यही गाता रहता, 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता। लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीज़ें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज़्यादा ऋण सुक्खू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। आलम ये था, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ पहली तारीख को सैलरी और पेंशन देने की मांग को लेकर ही नहीं कूद पड़ी। कर्मचारियों के रुके हुए एरियर और डीए की मांग भी जोर पकड़ने लगी। कर्मचारियों और सरकार के बीच सीधे टकराव ने भाजपा के हमलावर तेवरों को और पहनाकर धारदार बना दिया। चिंता का विषय है ये तो, जो हमारी अगर जो हम फिजिकल डिसिप्लिन की बात करें, कहीं ना कहीं तो उसमें कमी जरूर है। डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू इट कि स्टेट जो है डेट ट्रैप में जो कॉन्स्टेंटली जा रहा है। आज मेरा जो डेट टू जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, पर उसकी वजह भी जानना हमारे को बड़ा आवश्यक है कि पैसा जा कहाँ रहा है। पैसा जा रहा है, चाहे हमारा 100 रुपये आता है तो उसमें से डेवलपमेंट के लिए तो पैसा बहुत कम रह जाता है। सारा पैसा या तो जो मेरी लेगेसी इश्यूज़ हैं, जो मैंने पहले लोन ले रखे हैं, उसका इंटरेस्ट भरने में आ जाता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देने को पैसा काफ़ी लग जाता है, सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा, पेंशन में पैसा चला जाता है। तो ये 4 जो है, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, पेंशन, सैलरी, यही पैसा ले जाती है। डेवलपमेंट के लिए पैसा रहेगा ही नहीं। और जो मुझे देरी हो जाती है कई बार पेंशन देने में, या वो लोन जब उठा रहे हैं आरबीआई से, तो उसकी जो डेट्स है उसको स्टैगर करना आवश्यक होता है। वहाँ पे थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कहीं पे रह जाता है कि अगर जो आपने लोन लिया और उसकी किस्त भी पहली तारीख है और तनख्वाह देने की भी आपकी 30 तारीख है, तो वहाँ पे मिसमैच है। 5 तारीख को आपका 6 बात को पैसा आ जाता है। तो आप जब लोन लेते हैं आरबीआई से, तो आपको लोन की तिथि भी जो है उसको इस टाइप से रखना चाहिए कि वो आपकी डेट ऑफ पेंशन या डेट ऑफ सैलरी के साथ ना क्लैश की जाए। ऐसे में पहले लगातार आर्थिक तंगहाली का रोना रो रही सुखविंदर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। मुख्यमंत्री को उस भारी भरकम कर्ज और खाली खजाना के राग को बंद करना पड़ा, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए हुए थे। जो मुझे लगा कि मुझे जनता की अदालत में बताना चाहिए, उस चीज़ को मैंने बताया है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन चीज़ एक अपने हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के समाज को देखते हुए हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। 75 लाख के करीब जो हमारी जनता है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें
और 2032 में समृद्धशाली हिमाचल बन सके। इस दृष्टि से मैंने उन्हें बताया ये, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापकगण भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताई है। काला कमान भी इससे नाराज नजर आया। और तो और भाजपा ने हिमाचल के इन हालातों को हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनावों में जी भर के भुनाया। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल का उदाहरण देकर कांग्रेस की झूठी गारंटियों को चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसे कोई माने या न माने, मगर हिमाचल समेत इन राज्यों के भाजपा नेताओं का ये दावा रहा है, इसका फायदा हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता वापसी के लिए उन्हें जरूर मिला है। मगर छत्तीसगढ़ में हार क्यों मिली, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफा जीत कैसे खींच ले गई, इसका तोड़ हिमाचल भाजपा के यही नेता नहीं बता पाए। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार पर विफलताओं का दोष मढ़ा जाए, उससे पहले ये कड़वा सच जानना जरूरी है। राजनेता या राजनीतिक दल कोई भी हो, केंद्र की आर्थिक मदद की बेसाखियों के बगैर हिमाचल के तंत्र और इसकी सत्ता को चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। यही वजह है हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार को सत्ता तो मिली, पर यह सत्ता कांटों के ताज से भरी थी। सरकार सच का ये आईना सबके सामने लाती, मगर उससे पहले उसने अपनी साख और चुनाव की बाजी दोनों खो दी। हिमाचल में सुखविंदर सरकार ने सच को सामने लाने में काफी देर कर दी। कांग्रेस पहले से ही आरोप तो लगा रही थी, पूर्व सरकार 69,320 करोड़ का भारी भरकम कर्ज छोड़कर गई है। और तो और 9,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारी भी हम पर छोड़ देने की बात सीएम करते रहे। हिमाचल के कर्मचारियों को न तो समय पर उनका डीए दिया गया और न ही एरियर। राज्य को मिलने वाले जीएसटी कंपनसेशन का अंशदान जून 2022 से मिलना बंद हो गया। केंद्र से मिलने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को हिमाचल के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए ऑक्सीजन माना जाता है। 2021-22 में 10,249 करोड़ की ये राशि 2025 तक आते आते मात्र 3,257 करोड़ रह जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार से हमारी जो पैसे हैं, जो हमारे पीडीएनए के 9200 करोड़ रुपया है, जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान जमा होता है और सरकार का 14% अंशदान जमा होता है, वो 9,000 करोड़ रुपया है। और हमारे अगर जो केस सेटल हो जाए तो हमें 23,000 करोड़ रुपए के करीब मिल सकता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ही पटड़ी पर आ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सरकार की सबसे बड़ी उलझन यही है, उसके लिए हर माह 2,000 करोड़ सैलरी और पेंशन देने का संकट बड़ा होता जा रहा है। और भाजपा इन आंकड़ों से इतर सरकार पर अपने मित्रों पर की जाने वाली फिजूल खर्ची और सरकार की नाकामियों का ढिंढोरा पीटकर उसकी परेशानी और बदनामी दोनों बढ़ाए हुए है। और जो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिल रही है, वो इस वर्ष सिर्फ 3,000 करोड़ के करीब रह गई है। उससे पहले पिछली जो सरकार थी उसमें 10-10 हज़ार करोड़ रुपए आती थी, अब सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह गई है। यही नहीं, हिमाचल के ओल्ड पेंशन बहाली की गारंटी केंद्र के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का निशाना बनी। एफआरबीएम एक्ट का हवाला देकर हिमाचल के कर्ज उठाने की सीमा को भी कम कर दिया गया। सरकार शराब बिक्री नीति और टैक्स कलेक्शन में पिलफिरेज को रोककर हाथ पांव तो मारती रही, मगर उसके अपनी नदियों में पैदा होने वाली बिजली पर लगाए जाने वाले वाटर सेस के मुद्दे को कानूनन अमली जामा पहनाने में विफल साबित हुई। मेरे मानने में ये जो टकराव है ये आज का नहीं है, ये तो हमेशा ही रहा है। चाहे आप सन 47 से ले लो, या चलो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखो, जब से लगा हुआ है कुछ ना कुछ जो है जुडिशरी और लेजिस्लेशन में, डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज क्लैश ऑफ कुछ ना कुछ। इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगा, इट इज़ नॉट इंटरेस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट तो किसी का नहीं होता, पर लेकिन कहीं ना कहीं पैरवी करने में कमी रह जाती है। अब चाहे वाटर सेस की आपने बात छेड़ी है, वाटर सेस 1977 में बना था। 1977 में वाटर सेस आया, क्यों आया था कि स्टेट गवर्नमेंट को पोल्यूशन के या चक्कर में या उनके रिसोर्सेज ऑगमेंट करने के लिए आया।
2017 में जब ये सबस्यूम हुआ है, सारे जितने भी हमारे जो टैक्सेस थे या सेस लगते थे या लेवीज़ लगती थी, ये जीएसटी के अंडर सब कुछ आ गया। तो उन्होंने 2017 में जब टैक्सेशन अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आया तो उन्होंने सबस्यूम कर दिए थे। पर अगर जो हम बात करें हिमाचल में, तो यहाँ पे वाटर सेस अगर आप देखें चाहे और स्टेट्स में भी हैं, तो वाटर सेस वहाँ पे भी लगा हुआ है, आज तक भी लगा हुआ है और चल रहा है। तो मैं तो ये समझता था कि ये यहाँ पे भी जो है, और तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कहीं से भी नहीं बनेंगे, रिसोर्स फॉर्मुलेशन कहाँ से करेगी गवर्नमेंट? हिमाचल के पास पानी है, हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उनका रॉ मटेरियल है ये, तो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल के ऊपर अगर जो वो 2% या 3% 4% कुछ दे दें एक्स्ट्रा, इट इज़ ऑन यूजेज ओनली, तो उसमें कोई बिजली कोई वो तो नहीं है कि वो उसमें कोई विद्युत उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो सेस अगर जो मिल जाए तो दैट विल ऐड टू द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। उधर आर्थिक संकट को जैसे तैसे मैनेज कर रही सुखविंदर सरकार के लिए लगातार दूसरे साल मानसून की आपदा फिर ताज़ा घाव लेकर आई। राज्य में लगातार मानसून सीजन में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 64 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने करीब 1200 करोड़ के नुकसान का आकलन केंद्र सरकार के सामने रखा। रामपुर के समेज, मंडी पद्धर और कुल्लू घाटी के आनी में भारी जान माल की हानि हुई। समेज में बादल फटने के दर्दनाक हादसे और मौत के मंजर ने सभी की आंखों में पानी भर दिया। कहीं लापता लोगों की खोज, कहीं मलबे में दबे लोगों में से किसी एक की सांस चलने की उम्मीद। रामपुर के समेज और मंडी के पद्धर इलाके में कई दिनों तक चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में 30 लापता लोगों में से सिर्फ एक जिंदगी बचाव में हाथ आ सकी। जैसे जैसे इसमें ये जो त्रासदी हुई है, एक नेचुरल क्लैमिटी है, जिसमें जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसी तरह से जो हमारे इसकी ऑपरेशनल प्रीमाइसेस हैं उस पर जो काम करना है, उसके भी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जो रिट्रीवल का कार्य है, जिसमें कि जो लोग मिसिंग हैं वो किस फॉर्म में हैं, डेड हैं, लाइव हैं, उसका जो है वो सारा काम अब हम कर रहे हैं। कुदरत की इस विनाश लीला से पहले साल के जख्म और राज्य का बुनियादी ढांचा अभी संवर भी नहीं पाया था। हिमाचल में कई इलाकों के संपर्क टूट गए। 14 पुल के फिर बह जाने, दर्जन भर के क्षतिग्रस्त होने, बिजली और पेयजल योजनाओं को हुए भारी नुकसान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए वक्त मुश्किल हो गया। जिन करीब 32 परिवारों ने अपना आशियाना खो दिया, जिनके सर से छत छिन गई, उनकी जिंदगी ही दुश्वारियों और संकट में घिर गई। यह आपदा भयानक भी थी और बड़ी वेदनाकारी भी, पर इस संकट के बाद होने वाली सियासत के रंग थमते नजर नहीं आए। हिमाचल को प्रकृति के मिले इन घावों को भरने के लिए कांग्रेस केंद्र की अनदेखी के आरोप लगाती रही। दूसरी ओर भाजपा केंद्र से मिले पैसों की बंदरबांट होने का सवाल उठाती रही।